अच्छा जी, लेक्चर नंबर 23 में देखेंगे हमारे पास ना ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आपको दी हुई है दूसरे तीसरे पेज पे ना, इसमें लेक्चर नंबर 23 के दूसरे और तीसरे पेज। ठीक है, अब ये ब्लॉक डायग्राम वो है जहाँ से हमने ये सब्जेक्ट जो है ना ये शुरू किया। हमने ये देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एक उसका मेमोरी सब सिस्टम है और एक उसका इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। और ये तीनों चीज़ें जो तीनों इसके मेन सिस्टम्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस, एड्रेस बसेस, डाटा बसेस एंड कंट्रोल बसेस। तो नाउ वी विल डाइव इनटू द आईओ सब सिस्टम। ये आईओ सब सिस्टम जो है ये हमारे पास क्या होता है। आईओ सब सिस्टम जो है, जैसा कि नाम से अगर हम देखें तो नाम तो क्लियरली बताता है कि आईओ सब सिस्टम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनपुट एंड आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट में जितने भी आपके पास डिवाइसेस हैं, अगर हम यहाँ पर देखें, अब आ जाएं पहले पेज के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू input and output system. So this module is about the computer's input and output, as we have seen in the case of memory subsystem that we do use term read and write these terms from the CPU point of view. Similarly, when we use input and output, these are also from the CPU point of view. Memory के अंदर हमने ये पढ़ा, memory subsystem इससे पहले गुजर गया। जब हम मेमोरी रीड करते हैं तो इसका मतलब है सीपीयू जो है वो रैम में से जाके डाटा को रीड करता है। जब हम मेमोरी राइट बोलते थे तो इसका मतलब था कि सीपीयू जो है वो मेमोरी में जाके डाटा को या इंस्ट्रक्शन को राइट करता है। ये इनपुट और आउटपुट सब सिस्टम से मुराद ये है कि जब हम कहेंगे इनपुट तो मतलब सीपीयू जो है उसके पास कुछ डाटा आ रहा है फ्रॉम इनपुट। अब हम सीपीयू के व्यू पॉइंट से देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय इनपुट विद रिस्पेक्ट टू सीपीयू। जब सीपीयू इनपुट आउटपुट सिस्टम से डाटा लेता है तो ये इनपुट है। जब वो इनपुट आउटपुट सिस्टम में जाके डाटा को रखता है तो ये उसके लिए आउटपुट है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास मतलब है। ठीक है, तो रिसीविंग वही बात नीचे उसने लिख दी, जब वो रिसीव करता है तो पेरिफेरल डिवाइसेस। अब यहाँ पर एक लफ्ज आएगा पेरिफेरल डिवाइसेस। हर इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम कॉमनली जो है ना वो पेरिफेरल डिवाइस कहेंगे। ठीक है, यानी चाहे कीबोर्ड है, चाहे सीपीयू है, मॉनिटर है, जितने कुछ सॉरी मॉनिटर है, जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपने अपने इंट्रोडक्टरी कोर्सेज में पढ़े, उन सब को हम इस सिस्टम में मजमूई तौर पर पेरिफेरल्स कहेंगे। हम ये तो कह सकते हैं ये इनपुट पेरिफेरल है और ये आउटपुट पेरिफेरल है, या अगर लफ्ज पेरिफेरल आ गया तो इट मीन्स कि या ये इनपुट डिवाइस है या ये एक आउटपुट डिवाइस है। किस तरह से ये सिस्टम्स जो हैं ये सब सिस्टम किस तरह बनता है, किस तरह काम करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी इसके साथ हमने रीड करनी है, ये आने वाले 2-3 लेक्चर्स के अंदर जो है ना वो हम देखेंगे। अब इसके अंदर 3 सिस्टम हमने पढ़े थे। आगे देखें 5वीं लाइन पे, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम इज सिमिलर टू द मेमोरी सब सिस्टम इन मैनी एस्पेक्ट्स। बेसिकली तो ये सेम होगा, सारे सब सिस्टम सेम। वहां पे रीड था, राइट था, यहाँ पे इनपुट है और आउटपुट है। जो कुछ सीपीयू को मेमोरी रीड करने के लिए करना पड़ता था वही सारा कुछ इसे इनपुट को लेने के लिए करना पड़ेगा। जो उसे राइट करने के लिए करना पड़ता था वो यहाँ पर आउटपुट करने के लिए। फर्क क्या होगा, जो इशू आता है इनपुट आउट सिस्टम में और सीपीयू सिस्टम में वो क्या है, इसको वैसे समझ लें आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। मेमोरी की स्पीड और सीपीयू की स्पीड में जो डिफरेंस होता है ना वो थोड़ा होता है। although the speed of RAM is not equal to the speed of your central processing unit। ठीक है, ये तो बात मेमोरी हायरार्की के अंदर भी आएगी। अगर आगे मेमोरी हायरार्की का चैप्टर होगा तो हम क्लियरली देखेंगे सीपीयू की स्पीड जो है वो मेमोरी की स्पीड के इक्वल नहीं होती। ठीक है, जिसको कंप्रोमाइज करने के लिए फिर दरमियान में कैश रखी जाती है। कैश की स्पीड भी सीपीयू की स्पीड के बराबर नहीं होती, फिर उसको कंप्रोमाइज करने के लिए दरमियान में रजिस्टर रखा जाता है। तो ये पहला इशू आएगा कि आईओ डिवाइसेस, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, हार्ड डिस्क है। अब हार्ड डिस्क में से सबसे स्लो डाटा रीड होता है। आप किसी फाइल को हार्ड डिस्क में से रीड करो और एक फाइल जो है वो आपकी रैम में पड़ी होती है, यानी सादे सी बात होती है। आप जब किसी प्रोग्राम को पहली दफ़ा चलाते हो तो वो टाइम लेता है लोड होने में। उसी उसी जी हाँ, तो
जो जो स्पीड जो है ना वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की है ना, वो स्पीड जो है वो सीपीयू की नहीं है। यहाँ पर आके ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है सीपीयू, और वो एक्स्ट्रा काम दो सूरतों में भी करता है। दो तरीक़ाकार हैं इनपुट आउटपुट सब सिस्टम के पास कि वो किस तरह से सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है। एक है आइसोलेटेड और एक है मेमोरी मैप्ड। ये दो मेजर तरीक़ाकार हैं, ठीक है, ये भी हम इसके अंदर देखेंगे। लेकिन अगर हम देखें कि आईओ सिस्टम डिकोड द एड्रेस, आप देखो एग्जांपल दे रहा है कि वो इनपुट आउटपुट सिस्टम काम कैसे करता है। हम इंट्रोडक्शन टू आईओ सब सिस्टम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 23 में, तो समझ आ। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल बोथ एक्सचेंज बिट्स एंड बाइट्स। अब वो कहता है सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों में बिट्स और बाइट्स जाती हैं। कीबोर्ड पे ए दबाने से कोई ए नहीं तार में जाता बल्कि बिट्स जाती हैं, ठीक है। और अगर आपको मॉनिटर के ऊपर तस्वीर नजर आ रही है तो तार में तस्वीर चल के नहीं आ रही, तार में बिट्स ही आ रही हैं, सिर्फ वो मॉनिटर के अंदर ही उन बिट्स को जो है वो इमेज के अंदर तब्दील किया जा रहा है, ठीक है। सो this transfer is usually controlled by the CPU, or all type of transfer of data from input to output, from output to input and elsewhere। जितना भी डाटा ट्रांसफर होता है, चाहे वो मेमोरी सब सिस्टम और सीपीयू के दरमियान हो, और चाहे वो इनपुट आउटपुट सब सिस्टम और सीपीयू के दरमियान हो, इसमें जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो आपका सीपीयू होता है, ठीक है। देन दीज सब सिस्टम डिकोड द इंफॉर्मेशन। अब ये क्या करते हैं, इनको वो इंफॉर्मेशन देता है, वो इनको डिकोड करता है, डिसाइड विच डिवाइस शुड बी इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर। इसके पास इंफॉर्मेशन आती है आईओ सिस्टम के पास, ये डिसाइड करता है कि ये इंफॉर्मेशन कीबोर्ड की है, मॉनिटर की है, प्रिंटर की है, स्पीकर की है या किसकी है। ये उनको दो काम करने होते हैं इसमें। जो इनपुट डिवाइस होता है या इनपुट सब सिस्टम होता है, इसके मेजर काम जो होते हैं ना वो दो होते हैं। नंबर वन, ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीपीयू। सेकंड वन, ये उसे डिकोड करता है, यानी वहां से जो मिलता है वो तो 0 1 की शक्ल में होता है, तो आउटपुट तो क्या देनी है, आवाज की सूरत में देनी है, क्योंकि स्पीकर में तो आवाज जानी है, एलसीडी में तो तस्वीर जानी है, प्रिंटर पे तो कागज के ऊपर लेटर्स एंड कैरेक्टर्स जाने हैं। तो ये दो काम करता है। नंबर वन, रिसीव द इंफॉर्मेशन और गिव इंफॉर्मेशन टू सीपीयू। इनपुट है तो गिव करेगा, ये गिव करेगा सीपीयू को। अगर आउटपुट है तो ये सिस्टम उससे रिसीव करेगा, एंड द सेकंड वर्क ये डिकोड करेगा उस इंफॉर्मेशन को इन यूजर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। ये बात ध्यान में रखिएगा। हमसे ये कैसे लेता है, हमारे फॉर्मेट में लेता है। हमें आवाज सुनाई दे रही है, हमें हमारे फॉर्मेट में दे रहा है, लेकिन सीपीयू से ये उसके फॉर्मेट में ले रहा है। तो ये डिकोडिंग प्लस इनपुट एंड आउटपुट, यानी ये दो काम इसके अंदर होते हैं। फाइनली द अप्रोप्रिएट डाटा इज एक्सचेंज बिटवीन सीपीयू एंड द मेमोरी आर द आईओ डिवाइस। देखिए जी, फिर भी वो क्या कहता है कि चाहे वो मेमोरी है चाहे वो आईओ है, ये ओवरऑल इसकी वर्किंग। मेमोरी एंड आईओ सब सिस्टम डिफर इन फॉलोइंग वेज। सिमिलैरिटीज तो बता दी उसने। सिमिलैरिटीज क्या हैं, इनपुट का मतलब है जैसे वहां रीड था जैसे यहाँ पे इनपुट है, जैसे वहां राइट था यहाँ पर आउटपुट है। वो भी बिट एंड बाइट था, ये भी बिट एंड बाइट था। वो भी डिकोडिंग वहां पर भी होती थी, डिकोडिंग यहाँ पर भी होती थी। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जहां पर इनपुट आउटपुट सिस्टम और मेमोरी सब सिस्टम की वर्किंग जो है ये डिफरेंट है। क्या है, नंबर वन, वाइड रेंज ऑफ डाटा ट्रांसफर स्पीड। वही बात आ गई ना सबसे पहले, डाटा ट्रांसफर स्पीड इज द मेन डिफरेंस। क्या कहता है, आईओ डिवाइसेस कैन बी वेरी स्लो सच एज कीबोर्ड इन द केस इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कीज कैन बी द सेकंड्स। कहता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं ये स्लो है। मैंने पहले बताया मेमोरी में और सीपीयू में जो स्पीड है उसका और इनपुट आउटपुट और सीपीयू की स्पीड का जो डिफरेंस है ये सबसे बड़ा है। वाइडर रेंज ऑफ डाटा ट्रांसफर क्या है, ऑन द अदर एग्जांपल, ऑन द अदर एक्सट्रीम, इनपुट आउटपुट जो है devices can be very fast such as disk drive sending the CPU and stream of the network and interval। अब वो कहता है कि एक तरफ तो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से तो डाटा कैसे जाता है, किस स्पीड से जाता है, जो स्पीड आपकी टाइप करने की है। आपकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी है तो उस स्पीड से जाएगा, अगर कम है तो कम स्पीड से जाएगा। अच्छा, एक तरफ सीपीयू कीबोर्ड के साथ काम कर रहा है सीपीयू सिस्टम जो है, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आप हार्ड डिस्क की मिसाल, हार्ड डिस्क भी इनपुट आउटपुट है। जब वो हार्ड डिस्क से लोड कर रहा है तो हार्ड डिस्क की स्पीड कीबोर्ड पर टाइपिंग की स्पीड से तो बेहतर होगी, इक्वल नहीं होगी। तो यहां पर क्या हुआ, एक ही सिस्टम को डिफरेंट रेंज ऑफ स्पीड्स के ऊपर काम करना पड़ रहा है। एक ही सिस्टम को डिफरेंट
रेंज ऑफ स्पीड्स जो है ना इसके पास ज्यादा है, मेमोरी के पास कोई रेंज नहीं है। मेमोरी के पास एक ही स्पीड है, रैम में चले जाओ, कैश में चले जाओ, लेकिन यहाँ पर कीबोर्ड की स्पीड और है, माउस की स्पीड और है, मॉनिटर की स्पीड और है। इवन दो कि हम जो साथ ये पेन डिवाइस नहीं लगाते या टच पैड लगाते हैं, टच पैड की भी स्पीड होती है, किसी टच पैड की स्पीड ज्यादा होती है, किसी टच पैड की स्पीड कम होती है। अच्छे माउस क्वालिटी वाला माउस जो होता है और जो माउस थोड़ा सस्ता होता है उसमें भी इन चीज़ों का फर्क होता है, इनका रिफ्रेश रेट ये सारी चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है इनमें कि इनपुट आउटपुट सब सिस्टम को वर्क करना पड़ता है विद वाइडर रेंज ऑफ स्पीड के साथ, वाइल इनपुट डिवाइसेस कैन हैव सच वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफर स्पीड कंपेयर टू द सीपीयू। द केस ऑफ मेमोरी डिवाइस इज नॉट सो। सेम बात है जो मैंने बता दी है कि मेमोरी में ऐसा नहीं है कि यानी मेमोरी और सीपीयू का जो डिफरेंस है वो इतना वाइडर रेंज में नहीं है, लेकिन इसकी बड़ी वाइड रेंज है, ज्यादा है। मतलब एक का डिफरेंस जो है वो 1000 का है तो दूसरे का 300 का है, ठीक है। मेमोरी में इतना फर्क नहीं है। दूसरा जो फर्क है जी, ये आखिरी लाइन में छोड़ रहा हूँ जी। इवन इफ अ कंप्यूटर डिवाइस मेमोरी डिवाइस इज स्लो कंपेयर टू द सीपीयू स्पीड कैन बी मेड कंपेटेबल बाय इंसर्टिंग वेट स्टेट्स इन बस साइकिल। ये टेक्निकल बात है, ये हमारे रेलेवेंट नहीं भी है इस पॉइंट में। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईओ सिस्टम एंड द मेमोरी सबसिस्टम। दूसरी जो एक्टिविटी है वो है एसिंक्रोनस एक्टिविटी। ये लफ्ज ना आपकी जिंदगी में और आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक्स में बहुत दफा आएगा, इसको एक ही दफा ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लें। व्हाट इज सिंक्रोनस एंड व्हाट इज एसिंक्रोनस, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या है? मेमोरी सब सिस्टम्स आर ऑलमोस्ट सिंक्रोनस, ठीक है। दिस मीन्स दैट, अब इसका मतलब क्या है कि द मोस्ट मेमोरी ट्रांसफर आर गवर्न्ड बाय द सीपीयू क्लॉक। जनरली दिस इज नॉट द केस विद आईओ। additional signal called handshaking signals are needed to take care of asynchronous transfer। इसमें फर्क क्या है? एक ट्रांसफर क्या है कि आप कुछ डाटा जो है ना वो सीपीयू को भेज रहे हैं, सीपीयू आपको डाटा रिसीव करने का स्टेटस भेजता है, जब वो भेजता है तो आप दूसरा भेजते हैं। आप कीबोर्ड से टाइप करो, फर्ज करो आपको आउटपुट पे नजर नहीं आ रहा टाइप किया हुआ, तो आप टाइप करना रुक नहीं जाओगे? फर्ज करो इंटरवल नहीं, अगर नहीं नजर आ रहा, आप टाइप कर रहे हैं वहां नजर नहीं आ रहा आपको, तो आप क्या समझेंगे कि टाइप नहीं हो रहा, हालांकि आप छोड़ते हैं तो थोड़ी देर बाद वहां टाइप किया हुआ नजर आ जाता है। कभी कभी सीपीयू बिजी हो ना तो हमें ऐसा सीन देखने को मिलता है, ठीक है। अब पुराने दौर में चले जाओ, सीपीयू बहुत स्लो है, आप ए दबाते हो तो फर्ज करो कि आधे सेकंड के बाद ए वहां पे नजर आता है। समझ आ रही है? आप ए दबाते हो तो ये फर्ज कर लो, शुरू वाले कंप्यूटर पे चले जाओ ना, जो शुरू में था, जिनकी स्पीड किलोहर्ट्ज से भी कम होती, कि आप ए दबाते थे और स्क्रीन पे देखते थे, अभी नहीं पहुंचा होता था वहां। ऐसा सीन भी था, पर ऐसा आप देखते हो कभी कभी सीपीयू बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग में हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सीन देखने को मिलता होगा कि आप टाइप कर रहे होते हैं और वर्ड थोड़े से स्लो आ रहे होते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये बिल्कुल वही चीज है। इसमें क्यों ऐसा होता है आगे हम पढ़ेंगे, ये बफरिंग का अमल होता है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा, ठीक है। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है ना, मेमोरी में तो एसिंक्रोनस है ही नहीं। सुन लें, मेमोरी में एसिंक्रोनस है ही कोई नहीं, क्योंकि सीपीयू का कंट्रोल सिग्नल जाता है रीड कर लो, सीपीयू का कंट्रोल सिग्नल जाता है राइट कर दो। मेमोरी का तो रौला ही कोई नहीं है, वो तो इन्वॉल्व ही नहीं है कि ये डाटा तुम्हारे पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा, नो। तो ये है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, जिसमें कोई भी रिस्पॉन्स का इंतजार किए बगैर आप इनपुट भेजते रहे कंटिन्यूसली। बड़ी अजीब सी मिसाल मेरे जहन में आई। शादी में खाना तकसीम करने के लिए जब वेटर्स आते हैं तो बस उनका क्या होता है कि भेजते रहो। जो शुरू में जब वो कहते हैं तो वो सिंक्रोनस मोड में चल रहे होते हैं कि जब तक मैं ना कहूं उस वक्त तक आपने भेजते रहना है, रुकना नहीं है, पूछना नहीं है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि उनकी वो जो कम्युनिकेशन होती है वो एसिंक्रोनस हो जाती है, जो चीज मांगी जाती है वो भेजी जाती है, और उसके यानी रिस्पॉन्स के ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें कोई दूसरा सिग्नल इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर के अलावा। जैसे कि यहाँ पे हैंड शेकिंग सिग्नल का जिक्र आया है। हैंड शेकिंग क्या है कि सिग्नल भेजा जाएगा, आगे से रिस्पॉन्स आएगा,
कि जी रिसीव्ड है, फिर दूसरा भेजा जाएगा, फिर रिस्पॉन्स, फिर भेजें, फिर रिस्पॉन्स, फिर अगर इस तरह की कम्युनिकेशन है, ये नेटवर्क में भी लफज आना है, ये कम्युनिकेशन में भी लफज आना है, ये हर जगह आपको मिलना है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस में, ठीक है। तो ये बात तो पहले ज़हन में रख लें, जो वक्फे वक्फे से रिस्पॉन्स के साथ जुड़ी हुई कम्युनिकेशन या वे ऑफ ट्रांसफर है, दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस। तो मैं जो आयो सब सिस्टम है, इसमें 3 तरह की कम्युनिकेशन होती है, सिंक्रोनस भी होती है, सेमी सिंक्रोनस भी होती है और एसिंक्रोनस भी होती है। मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनस होती है। लार्जर डिग्रेडेशन इन डाटा क्वालिटीज। Data transfer by IO subsystem can carry more noise. As an example, telephone line noise can become part of the data by a modem. Error caused by media defects on hard drive can corrupt the data, and this implies that effective error detection and correction technique must be used with IO subsystem. Memory में ये कोई चक्कर नहीं, मेमोरी में जो पड़ा है वही सीपीयू के पास जाना है, दरमियान में कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें कोई और बिट आ जाएगी। समझ आ रही है? आपके स्पीकर की तार खराब होना तो गाना आपको ची ची करके सुनना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी आवाज ज्यादा होती है ना तो वो फटनी शुरू हो जाती है। व्हाट इज दैट? उस आवाज में नॉइज शामिल हो गया, ठीक है। अब आप इनपुट आउटपुट को सिर्फ ये ना समझें कि कीबोर्ड से सीपीयू में डाटा जा रहा है, आप ये भी समझें व्हाट इज इनपुट। जब आपका सीपीयू ब्राउजर यहां से बैठ के यूट्यूब के सर्वर से वीडियो देख रहा है तो ये भी इनपुट और आउटपुट ही है। आपके सिस्टम के लिए ये क्या है? ये इनपुट और आउटपुट है, हालांकि इसमें ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, लेकिन सीपीयू के लिए तो यही है ना कि वहां से डाटा, यही लिखा हुआ है, देखो क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन नॉइज कैन बिकम पार्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ अ मॉडम। मॉडम के अंदर टेलीफोन नॉइज इंजेक्ट हो सकता है जिससे आपकी कम्युनिकेशन मुतासर हो सकती है। एरर कास्ड बाय मीडिया डिफेक्ट्स ऑन हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव चंगी वाली चल रही थी, यकदम उसके मीडिया के अंदर एरर आ गई, जैसे ही एरर आई आपका सारा डाटा करप्ट हो गया। आपकी यूएसबी करप्ट नहीं होती, आप लोग देखते नहीं हो, सारी फाइलें और तरह की शक्लें हो जाती हैं, समझ ही नहीं आती है वो क्या है, वो मीडिया करप्शन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एरर्स का हो सकती है, ठीक है। अगर एरर हो सकती है तो इसमें यह भी फर्क आ गया कि मेमोरी सब सिस्टम में देयर इज अ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स, व्हाइल इन इनपुट आउटपुट सब सिस्टम देयर मस्ट बी एन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म इसके अंदर होना चाहिए। मैकेनिकल नेचर ऑफ मैनी डिवाइसेस, ये इसके चौथा डिफरेंस है जी, कि इसमें बहुत सारे डिवाइस ऐसे हैं जो मैकेनिकल नौइयत के हैं। मैकेनिकल क्या होता है भला? जिसमें गरारियां लगी होती हैं, जिसमें जाहिर हार्ड डिस्क में क्या लगा हुआ है, स्पिंडल लगा हुआ है जो घूम रहा है, जिस तरह एक टायर घूमता है। अब वो मैकेनिकल डिवाइस ही है, हैं? तो इस हार्ड डिस्क की स्पीड क्यों स्लो है? आजकल एसएसडी हार्ड आई है, ठीक है ना। जिस एसएसडी जो हार्ड आई है उसमें वो प्लेटर खत्म हो गया, वो स्पिंडल खत्म हो गई, वो चिप मेमोरी है। यानी जिस तरह आपके पास यूएसबी के अंदर एक चिप लगी हुई है ना 32 GB या 64 GB की, आजकल जो 512 GB, ये जो एसएसडी हार्ड मोबाइल में नहीं, सॉरी लैपटॉप में नहीं आ रही, कहते नहीं एसएसडी हार्ड डिस्क लगवानी है या दूसरी को पता नहीं क्या बोलते हैं, वो आईडीई लगानी है या जो भी है, एक को एसएसडी बोलते हैं, दूसरे को पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो ड्राइव के अंदर मैकेनिकल नेचर को खत्म कर दिया गया, लेकिन बाकी कीबोर्ड के ऊपर मैकेनिकल नेचर है। ये बटन के नीचे क्या है, वो एक बना हुआ बबल सा जिसको हम प्रेस करते हैं। मैकेनिकल मीन विच इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक, वो मैकेनिकल है। तो इसमें अक्सर डिवाइसेस में अभी तक मैकेनिकल नेचर मौजूद है। तो जाहिर है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, स्पीड की कंप्रोमाइज मौजूद होगा। मैनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है लार्ज पोर्शन ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स विच इनहेरिटली क्या करते हैं, हाई फेलियर रेट है, तो फेल होने के चांसेस उनके ज्यादा हो जाते हैं। चलती चलती हार्ड डिस्क आपकी जो है वो मैकेनिकली फेल हो सकती है, ठीक हो गया। तो ये वो 4 की डिफरेंसेस हैं जो आपके इनपुट आउटपुट सिस्टम। टू डील विद दीज डिफरेंसेस स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स are made a part of operating system. In most cases device are written for in the assembly language. आज तक आपने ये तो पढ़ा था कि ड्राइवर्स क्या होते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ा था व्हाट आर द रोल ऑफ ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स का रोल यहाँ पर क्या है कि ये जो 3-4 बातें, एरर कंट्रोल, अब कीबोर्ड में कहाँ लगाएंगे हम एरर कंट्रोल का पुर्जा?
तो इनके और इसके दरमियान एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जो कि एरर को कंट्रोल करता है। हाँ जी, समझ आई बात। तो ये जो कंप्रोमाइजेज हैं, डिवाइस ड्राइवर्स जिनको आप सिंपली ड्राइवर्स बोलते हैं, अब उनका काम क्या है? एरर डिटेक्शन करना, ठीक है, मैकेनिकल फेलियर्स वगैरह को जो है ना वो कंसीडर करना। प्रिंटर में पेज फंस जाता है तो कौन बताता है? प्रिंटर तो डिवाइस है, वो नहीं बताता। उसके अंदर एक ड्राइवर, एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जो कि हर पेज के सक्सेसफुली प्रिंट होने पे काउंटर लगाया हुआ है उसने, ठीक है। एक लूप चल रही है जो C++ में लिखी हुई है, असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो जब वो देखता है कि नहीं ये तो पूरा नहीं हुआ और इतना टाइम गुजर गया है, तो उसे पता चल जाता है कि पेपर जो है वो फंस गया है। या जब पेपर ने सक्सेसफुली प्रिंट होना था, वहां से सिग्नल जनरेट होके आना था, तो काउंटर की वैल्यू ने इंक्रीज होना था। तो समझ आ रही है ना? इस तरह करके जो है वो आपके डिवाइस ड्राइवर। यू वुड रिकॉल दैट इन केस ऑफ मेमोरी सब सिस्टम ईच लोकेशन यूज अ यूनिक from the CPU address. This is generally not the case of IO devices. In most cases, block of contiguous addresses is assigned to IO address and the data is exchanged by byte. ये भी एक डिफरेंस है जी। क्या डिफरेंस है? आमतौर पे जो सिस्टम है इसका सुन लें कि जितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, मेमोरी एक व्हाइट बोर्ड की तरह होती है और सीपीयू के अंदर जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उन सब को वो पूरा ब्लॉक अलाट कर दिया जाता है। ये ब्लॉक कीबोर्ड का है, ये ब्लॉक मॉनिटर का है, ये ब्लॉक माउस का है, ये ब्लॉक डायरेक्टली जो कुछ आप कीबोर्ड और माउस पे कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली मेमोरी के उस हिस्से पे जा रहा होता है और सीपीयू डायरेक्टली उस हिस्से को रीड कर रहा होता है। और समझ आ रही है बात की? यानी जब आप ए प्रेस करते हो तो वो ए सीपीयू पे कैसे जाता है? वो ए जाता है कीबोर्ड मेमोरी के बफर में, वहां से वो सीपीयू उसको रीड करता है, फिर वो जाता है मॉनिटर वाले बफर में। तो एट द सेम टाइम जो होता है, जब आप ए को प्रेस करते हो और वो आपको स्क्रीन पे ए लिखा हुआ नजर आता है, तो वो दो मेमोरी बफर्स में मौजूद होता है। कीबोर्ड के मेमोरी बफर में भी मौजूद होता है और मॉनिटर के मेमोरी बफर में या एलसीडी के मेमोरी बफर में भी मौजूद होता है। और सीपीयू जो है ना वो उसको देख रहा होता है। मैं नीचे आपको एक व्यू दिखाता हूँ, नीचे जरा पेज में आ जाए, दूसरा पेज भी छोड़ दें, तीसरा पेज भी छोड़ दें। तीसरे पेज में तो ब्लॉक डायग्राम है, तीसरे पेज को भी छोड़ दें इस लेक्चर के, और इस लेक्चर के आप आ जाएं चौथे पेज के ऊपर, जिसके ऊपर पेंटियम एड्रेस स्पेस आपको दिखाई गई है, ठीक है। जो मेरे पास पेज है नजर आ रहा है। अब आप देखें यहाँ पे पूरा चंक जो है वो मेमोरी का एलोकेट है। 000H फॉर हेक्साडेसिमल, 0001 1 से लेकर FF9 तक मेमोरी, 2 से लेकर FFF तक मेमोरी, 3 से लेकर FFF। ये पूरे के पूरे चंक्स जो होते हैं ये इनपुट डिवाइसेस को एलोकेट कर दिए जाते हैं। मेमोरी सब सिस्टम में सीपीयू रीड करता है कि ये मैंने एड्रेस भेजा, उसको स्पेसिफिकली रीड कर लिया, लेकिन इसके अंदर जो है वो थोड़ा डिफरेंट स्कीम के साथ जो है वो रीड करेगा। इस बात की समझ आई कि नहीं आई? ये हम क्या कर रहे हैं कि तमाम इनपुट डिवाइसेस को मेमोरी के ऊपर जगह प्रोवाइड कर रहे हैं और सीपीयू कहां से रीड कर रहा है? मेमोरी से रीड कर रहा है। दिस टाइप ऑफ स्कीम जो है ये कहलाती है मेमोरी मैप्ड इनपुट एंड आउटपुट। जो हमने पहले पढ़ा कि दो तरह के इनपुट और आउटपुट स्कीम्स जो हैं वो होती हैं आईओ सब सिस्टम में, मेमोरी मैप्ड होती हैं और एक आइसोलेटेड होती है, ठीक है। आइसोलेटेड क्या है ये सिर्फ अभी हमने पढ़ना है, लेकिन ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये डायग्राम ली। तो वापस आ जाते हैं हम उसी पेज के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये किसी भी लेक्चर की ना समझ आनी, अब ये क्योंकि लकीली हमारा नया टॉपिक है आईओ सब सिस्टम जो है, ये कुदरती तौर पे 23 से ना एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वरना कंटीजियस टॉपिक को पढ़ाना आसान नहीं होता। अगर नाम ये ना कंटीजियस भी होता तो मैं छोड़ देता। ये पोस्ट मिड का पहला टॉपिक ही पिछली बुक से टोटल डिफरेंट है। पिछली बुक की सिर्फ हमें एक डायग्राम जो तीसरे पेज पे है उसका अगर पता हो कि एक ब्लॉक डायग्राम में 3 सब सिस्टम थे, एक सीपीयू, एक मेमोरी, एक इनपुट आउटपुट। आज हम यहाँ से आईओ सब सिस्टम को पढ़ रहे हैं और उसके मेमोरी सब सिस्टम के साथ की डिफरेंसेस क्या हैं और किस तरह से वो काम करता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब इसमें जो सवाल इस तरह के पेपर में आ सकते हैं
वो देखें जी इस पेज के आखिर के ऊपर है, सपोज दैट ए सर्टन प्रोग्राम टेक्स 200 सेकंड्स elapsed to time to execute, output of these 200 second 180 second is CPU time and rest is IO time। ये देखें जी ये प्रोग्राम की कैलकुलेशन में IO टाइम किस तरह से यूज होता है। आपने ये लफ्ज पढ़ा होगा IO बस्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स के अंदर आपने CPU, आप एक प्रोग्राम C++ में लिखते हो, मेरी बात आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि जी ये प्रोग्राम कितनी देर में प्रोसेसिंग करता है, जिस मकसद के लिए भी आपने वो प्रोग्राम बनाया है। ध्यान से सुने, आपने एक प्रोग्राम बनाया C++ का, ठीक है, जो स्टूडेंट के कह लो कि आप कह लें कि CGPA कैलकुलेट करता है। आपसे पूछा जाता है जी ये प्रोग्राम की एफिशिएंसी क्या है, तो आप एफिशिएंसी कैसे बता सकते हो। आप देखो, आप उसे कहोगे ये 200 सेकंड में करता है, इसमें जो 180 सेकंड है ये खुद लेता है प्रोसेसिंग में, और 20 सेकंड ये लेता है इनपुट और आउटपुट में। जाहिर है उसमें कुछ डाटा इनपुट किया जाता है तो फिर ही वो उसको प्रोसेस करता है ना। तो मुझे ये बताओ कोई CPU एग्जीक्यूशन ऐसी है जिसमें IO इन्वॉल्व नहीं होगा? होगा। समझ आ गई बात की। तो ये जो IO इन्वॉल्व होता है ना, इसे IO बर्स्ट कहा जाता है, BURST, IO बर्स्ट। एक CPU एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही उसने कोई इनपुट लेनी होती है वो अपने एग्जीक्यूशन स्टेट से निकल के किसी दूसरी स्टेट में चला जाता है। वो जो हमने CPU के स्टेजेस पढ़े हुए हैं, शायद आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, रेडी क्यू होती है, वेट क्यू होती है, रनिंग क्यू होती है। तो रनिंग स्टेट में फिर वो नहीं रहता, वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है। वहां से वो एक सिग्नल जनरेट करता है कि मुझे इनपुट चाहिए, फिर इनपुट ली जाती है। तो यहां पर वो ये बता रहा है इस न्यूमेरिकल के अंदर कि टोटल टाइम उसका 200 है, 180 तो चाहिए उसे प्रोसेसिंग में, और रेस्ट जो है वो चलता है उसका IO के ऊपर। इफ द CPU परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स 40% एवरी ईयर बाय द नेक्स्ट 7 ईयर्स, अगर 40% वो हर दफा हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेट्स लुक, तो फिर आप उसका टाइम बताएं। अब नीचे देखें जी एक इक्वेशन लिखी हुई है, तो रिमेंबर दैट के इलैप्स टाइम आपके पास है CPU टाइम प्लस IO टाइम। हमने 200 में से 180 निकाला तो हमें कितना मिल गया? 20 मिल गया। 20 यानी इसका मतलब क्या हुआ, 180 रनिंग टाइम है, इसका CPU टाइम है, और 20 क्या है, वो टाइम। सुन लो, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का वो टाइम जो इनपुट और आउटपुट लेने में सर्फ होता है वो IO टाइम कहलाता है, और वो टाइम जिसमें CPU खुद से ही प्रोसेसिंग कर रहा होता है वो CPU टाइम कहलाता है, ठीक है, विच इज 10% ऑफ। अब हमने ये क्या नीचे टेबल, ईयर 1 के अंदर 0 है, CPU टाइम 180 है, और IO टाइम कितना है, 200। टोटल कितना हो गया, दोनों को जमा किया 200 हो गया, और ये टाइम की परसेंटेज कितनी हो गई, ठीक है जी, IO टाइम मल्टीप्लाई 100 तो 10% है। अब आप चले गए दूसरे ईयर में 1 में, वहां पे CPU टाइम 129 आया, 40%। वो कह रहा है कि बढ़ रही है ना हर चीज, 40% आपने, अच्छा CPU की कारकर्दगी 40% बढ़ने का मकसद क्या है कि उसका रनिंग टाइम उतना ही कम हो जाएगा। समझ आए? जाहिर है ना, CPU इंप्रूव करेगा तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा। CPU की इंप्रूवमेंट तो यही है ना। वो देखो 200, 149, 112, और अब आप गौर से देखते जाओ, जैसे जैसे आपका इलैप्स्ड टाइम इंप्रूव कर रहा है, आप देखेंगे जी आपके पास जो it can be seen that IO time will become more than 50% of total under these conditions। कि जैसे जैसे आपका CPU इंप्रूव करता जा रहा है, आपके IO टाइम जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है, और CPU का टाइम जो है तो ये शो करता है कि CPU जो है वो इंप्रूव कर रहा है। CPU तो जो काम 180 में करता था वो तो 17 सेकंड में करना शुरू कर दिया उसने, तो लेकिन इनपुट आउटपुट तो ह्यूमन नहीं देनी है ना, वो तो 20 सेकंड में ही आ रही है। और समझ आ रही है बात की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आजकल CPU एग्जीक्यूशन में जो ज्यादा टाइम है वो हमारे पास IO में जाया होता है, ठीक है, और इस IO में जाया होने की वजह से ही बहुत सारी टेक्निक्स प्रोग्रामेटिकली जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज की जाती हैं। ये जो टाइम शेयरिंग और थी वो क्या थी कि जितनी देर एक CPU जो है वो IO में चला जाता है उतनी देर CPU बजाय उसका वेट करने के दूसरे किसी प्रोसेस को जो है ना वो स्टार्ट कर दे या उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दे। दैट वाज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम। ठीक है जी, इतना ही काफी आज के लिए।